वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं, टू फॉरगेट हाउ टू डिग द अर्थ एंड टू टेंड द सॉइल इज टू फॉरगेट अवर सेल्फ। तो देखो, बहुत ही ये प्यारा हमारा कोट है। इस कोट के अंदर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी याद दिलाना चाहते हैं कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट का कितना डीप कनेक्शन है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर है ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। और महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं, अगर तुम जो एग्रीकल्चर के बेसिक टीनेट्स है, जैसे हो गया डिगिंग हो गया, जैसे प्लांटिंग हो गया, टेंडरिंग हो गया, अगर तुम उस चीज़ को भूल गए हो, जो बेसिक एग्रीकल्चर के जो मेथड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम अपने अंदर से अपने आप को भूल गए हो। तो ये बहुत ही प्यारा कोट है और ये डायरेक्टली जो है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। और जो आज का हमारा एडिटोरियल है उससे भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ब्रांड ट्राइब। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ये सस्टेनेबल वे में कहीं प्रैक्टिस की जाती है थ्रू आउट द अर्थ, तो वो सिर्फ हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। तो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हमारा ये टॉपिक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, ट्राइबल टॉपिक हो गया, उन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे CAPF के अंदर ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो पता चलेगा UPSC CAPF इन चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं डाउन टू अर्थ से। आज का हमारा ये जो एडिटोरियल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। हमारे नॉलेज पूल के अंदर एक और जो डायमेंशन है वो ऐड हो जाएगी और हमारा जो पेपर 2 है थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसी उद्देश्य के साथ अपना जो डिस्कशन है बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि लास्ट डेकेड से जो हमारा इंडिया है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और इसी का रिजल्ट है कि आपको गवर्नमेंट की जो बजट स्पीचेस होती हैं उसके अंदर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे वर्ड्स, जीरो बजटिंग फार्मिंग और केमिकल फ्री फार्मिंग जैसे जो वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और आप बोल लीजिए कि ये जो गवर्नमेंट है इसी का एफर्ट है कहीं ना कहीं कि हमें हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो धीरे धीरे जो है ग्रोन हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2015 से 23 का डेटा दे रखा है। जो हमारा लैंड था जिसपे सस्टेनेबल और कह लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती थी वो कहीं ना कहीं 2015 के कंपैरिजन में ट्रिपल हो चुका है। ये यहाँ पे बताया गया है 10.17 मिलियन जो हेक्टेयर है वो हमारा जो है, और ये सस्टेनेबल और जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, वो इस एरिया पे की जाती है। मतलब जो कहने की बात ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट्स के एफर्ट हैं, जो बड़े बजट स्पीच में भी दिखता है और लास्ट डेकेड से जो हमारी गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वो हमारे इंडिया के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है लैंड वाइज। ठीक है, और जब लैंड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन है 2023 के अंदर 2.9 मिलियन मैट्रिक टन था। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये जो है बढ़ चुका है। तो दोनों चीज़ दिख रही है हमें यहाँ पे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो लैंड आता है और जो प्रोडक्शन आता है, प्रोड्यूस जो पैदा होता है, पैदावार जो होती है, वो दोनों चीज़ जो है बढ़ रही है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक है किससे? हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से। हमारे गवर्नमेंट की बजट स्पीच हो गई, चाहे जो लास्ट डेकेड से हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो सस्टेनेबल फार्मिंग को जो प्रमोट कर रही है उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, और कोई लीडिंग स्टेट है ऐसा नहीं है कि जो सारे ही स्टेट है वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा की जाती है। तो वहाँ पे जो टॉप पे है वो है हमारा मध्य प्रदेश। 26% जो वहाँ पे लैंड है वहाँ पे ऑर्गेनिक, वो जो 26% जो इंडिया का ऑर्गेनिक फार्म लैंड है वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो मतलब टोटल जो मध्य प्रदेश है वो टॉप कर रहा है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। ठीक है, और ये जो टॉप कर रहा है इसका रीज़न कहीं ना कहीं है कि वहाँ पे ट्रेडिशनल वे में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। वही हमारा जो कोट जो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हमारा बेसिक एसेंस है, और बेसिक एसेंस कौन फॉलो कर रहा है? हमारी ट्राइबल कम्युनिटी। तो देखेंगे इसको कि क्यों जो मध्य प्रदेश है वो टॉप पे आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो है इंडिया में सस्टेनेबल फार्मिंग जो है प्रैक्टिस की जा रही है, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है प्रैक्टिस की जा रही है, और उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे आता है। इसका ट्राइबल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है बेसिकली वो जो है ऑर्गेनिक वे में जो है फार्मिंग करती है। वो जो फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह यूज नहीं करती। उनके जो प्रिमिटिव मेथड्स हैं, उनके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वही ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। यही यहाँ पे बता रखा है कि जो 75% जो पोर्शन है इंडिया का ऑर्गेनिक फार्म लैंड का, उस पर लार्ज ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। स्पेशली यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तो 70% जो बेसिकली बोलने वाली बात यह है कि जो 70% ऑर्गेनिक जो फार्मिंग की जाती है वो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा की जाती है। ये यहाँ पे बता रखा है। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है
ये अपने ट्रेडिशनल मेथड में ही ये सारी चीज़ें जो है सस्टेनेबल फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो मेथड्स होते हैं इनको प्रैक्टिस करती है। और हमने देखा था कि इसमें जो है मध्य प्रदेश टॉप पे आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चलता है मध्य प्रदेश क्यों टॉप पे आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, 24% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 24% वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है, मतलब कि 1/4 पॉपुलेशन वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसीलिए जो है यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि जो मध्य प्रदेश है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में टॉप पे आता है, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटी है। ये जो है ट्राइबल कम्युनिटी है, जो प्रिमिटिव मेथड जो उनके है, जो उनके ट्रेडिशनल मेथड है, वही जो है सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रोड्यूस करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। तो यही यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद अगर नेशनली देखें तो टोटल जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। और देखा मध्य प्रदेश में तो 24% है वहाँ का, तो मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश के अंदर रहती है, वही हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। लेकिन टॉप पे कौन रहती है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और इसी का रिजल्ट है कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो भी मध्य प्रदेश में की जाती है। इंडिया में टोटल 8.6% जो पॉपुलेशन है वो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन में आती है। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनका जो डीप रूट कनेक्शन है नेचर के साथ, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने बोला था, वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है। और वही उनका ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री मिक्स क्रॉपिंग, जिसको जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है बेसिकली सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए, वो उनका ट्रेडिशनल मेथड है, तो वो ऑटोमेटिकली उनको यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे बता रखा है, मतलब कि अगर सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना है तो हमें ट्राइबल कम्युनिटी को प्रमोट करना पड़ेगा, ये यहाँ एडिटोरियल में बोला जा रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली तो यही बोला जा रहा है ना कि अगर हमें सस्टेनेबल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जो हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि जो है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे जो है इंडिया डोमिनेट करना चाहती है स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर लैंड है। और एग्रीकल्चर लैंड होने के साथ अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करे तो इंडिया का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेगा, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, इंडिया की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो उस चीज को लेके यहाँ पे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है वो तो डीप रूटेड कनेक्शन है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है तो हमें ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने जो ट्राइबल्स हैं उनको एम्पावर करना चाहिए। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली संदेश दिया गया है, मैसेज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे एक अपनी पहचान भी स्थापित कर चुका है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। और यहाँ पे यही बताया गया है कि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है 55% ऑफ टोटल ग्लोबल ऑर्गेनिक फार्मर्स, कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर्स है उसका 55% हमारी इंडिया के अंदर रहते हैं। और आपने देखा कि इसमें से भी कितने परसेंट जो है, मैक्सिमम परसेंट जो है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो नाम वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया की पहचान हो रही है एज अ ऑर्गेनिक कंट्री के रूप में, उसके पीछे जो हाथ है वो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी का है। मतलब उनका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन, एक ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए ट्रेडिशनल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी, हमने देख लिया कि हमारी सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए हमारी जो है ट्राइबल कम्युनिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैंड है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। और पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं 55% हमारे इंडिया में रहते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि ट्राइबल पीपल जो है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, देखो जब जो हमारी इंडिया है वो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही थी, बेसिकली ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उसको प्रमोट कर रही थी, तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनिक से रिलेटेड सर्टिफिकेट लेके आई थी जिसका नाम था ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोड्यूस होगा उसको आप सर्टिफाई करवाइए, ऑर्गेनिक जो है सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में उस प्रोड्यूस को बेच सकते हैं कि आपका जो प्रोड्यूस है वो सस्टेनेबल वे में, सस्टेनेबल मेथड यूज करके फार्मिंग के प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है स्पेशली, आप सभी को पता है उनका जो एजुकेशन लेवल है वो कितना पुअर है। तो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है उस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट को इशू करवाने के लिए। ऑल्थो वो जो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है
वो सस्टेनेबल है, वो ऑर्गेनिक है, अभी से नहीं, वो ट्रेडिशनल मेथड ही उनका ऑर्गेनिक है, लेकिन फिर भी वो जो है वो स्ट्रगल कर रही है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट को इश्यू करवाने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो गई, हमारी जो इंडिया की पार्टिसिपेटरी गारंटी जो सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इशू होता है, जिसे पीजीएस कहते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं फंस के रह गई है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को जो है इशू नहीं करवा पा रही है, और जो ऑर्गेनिक मार्केट है उसका जो है पूरा बेनिफिट नहीं उठा पा रही है। ये यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया है, ठीक है। स्टडी भी हुई थी, स्टडी में भी यही बताया गया कि 50% जो हमारे फार्मर्स है, ऑर्गेनिक फार्मर्स, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, हमने देखा वहां तो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तो ये जो फार्मर्स है ये तो ट्राइबल्स है, और इन्हीं की जो फार्मिंग है उसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल रहे हैं। तो ये जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है ये कहीं ना कहीं सफर कर रही है उस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट को इश्यू करवाने के लिए। ऑल्सो वो जो फार्मिंग कर रही है वो ऑर्गेनिक ही है, उनका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ऑर्गेनिक ही है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलो इतना हमें समझ आ गया। अब देखो, जब ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑर्गेनिक ही करेंगे, सर्टिफिकेट है नहीं, तो उनका जो माल है वो सस्ते में बिकेगा। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होते हुए भी उनको जो ऑर्गेनिक मार्केट में उनके जो रेट होते हैं वो उनको मिल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है वो एम्पावर नहीं हो पा रही। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कैश क्रॉप जो हो गए हमारे, सोयाबीन, कॉटन वगैरह जो होगी, कैश क्रॉप जिसे बोलते हैं, जैसे नील हो गई कैश क्रॉप है, अंग्रेज लेके आए थे, तो ये जो कैश क्रॉप है जिससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, हाईली प्रॉफिटेबल होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी उसको प्रमोट करती है। तो ये जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारे फार्मर्स उगाते हैं, स्पेशली प्रिमिटिव वाले, स्पेशली ये ट्राइबल पीपल जो उगाते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है दब के रह जाती है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये बेसिकली बोलने की बात यही है कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा जो है चैलेंजेस फेस कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे भी हो गया, दोनों चीज यहाँ पे हमने देख ली, ठीक है। प्रैक्टिस भले ही उनकी सस्टेनेबल है, प्रैक्टिस भले ही वो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन करना है हमें, ठीक है। जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे वो लो लेवल ऑफ जो है वो एजुकेशन लेवल की वजह से जो है वो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पा रहे, लो प्राइसेस में जो है अपना प्राइस बेच रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनके प्रोड्यूस को प्रमोट नहीं कर रही है, तो सॉरी तो इन सब चैलेंजेस के लिए इन सब चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी लेवल पे कुछ रिकमेंडेशन दी गई है कि हमें अपने पॉलिसीज में चेंज लाना चाहिए ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको एम्पावर कर सके, इनके जो प्रोड्यूस हैं ये अपने प्रोड्यूस को बेच सके, स्पेशली जो ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उनकी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो ट्राइबल एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो इनके फार्मिंग मेथड है इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो इनके फार्मिंग मेथड है वो नेचुरल फार्मिंग मेथड, नेचुरल ऑर्गेनिक मेथड है। तो यहाँ पे एक चीज ये बताइए कि हमें उनकी डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, क्योंकि वो एम्पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एम्पावर नहीं है तो अपने हितों के लिए वो लड़ नहीं सकती। तो यहाँ पे बताया गया कि कोऑपरेटिव मॉडल यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कि उनको जो मार्केट एक्सेस है वो कोऑपरेटिव वे में प्रोवाइड कराना चाहिए, कि जैसे खूब सारे ट्राइबल पीपल हो गए वो आपस में मिलके जो है एक कोऑपरेटिव बना लो, जैसे हमारे एफपीओ होते हैं, फार्मर जो प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारे किसान भाई होते हैं ना उनका एफपीओ होता है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोऑपरेटिव है एक टाइप का वो भी, कि सारे जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो अपना जो प्रोड्यूस है एफपीओ में लेके आते हैं और फिर इकट्ठे मिलके बेचते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को भी करना चाहिए, कोऑपरेटिव मॉडल को अपनाना चाहिए। जब एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आ रखा है हमारा कोऑपरेटिव मॉडल का, कि कोऑपरेटिव बनाना चाहिए ताकि वो कलेक्टिवली सेल कर सके अपने जो है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है, जो भी वो खेती बाड़ी करते हैं, सस्टेनेबल में जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक ही प्रोड्यूस है उसको बेच सकें। तो यहाँ पे दूसरा सजेशन है क्या, कि कोऑपरेटिव मॉडल को एडॉप्ट करना चाहिए। तीसरा यहाँ पे सजेशन दे रखा है, देखो बच्चों आपको पता है जीआई टैग हो गया, जैसे हमारा खूब सारे टॉयज होते हैं थ्रू आउट द इंडिया जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे जागरी हो गया, जैगरी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इन सबको जीआई टैग मिलता है, जैसे दार्जिलिंग की टी हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है उत्तर प्रदेश में जो है चाय पत्ती उगा रहा है और उसको फिर दार्जिलिंग की टी करके बेच रहा है, ऐसा नहीं बेच सकता, क्योंकि वहां की जो टी है
उसको जीआई टैग मिल रखा है, सिर्फ जो दार्जिलिंग के लोग हैं वो ही दार्जिलिंग की जो है चाय बेच सकते हैं। तो ऐसे ही करके यहाँ पे बता रखा है कि ये जो इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं ये भी जो चीज़ है इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके जो हमारे ट्राइबल पीपल है उनके लिए ब्रांड ट्राइब करके क्यों ना इनिशिएटिव लेके आए कि उनके द्वारा जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है वो ट्राइब ब्रांड ट्राइब के नाम से बिकनी चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि सिर्फ जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो उनके जो पूर्वज वगैरह ट्राइबल्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके जो है वो ट्राइबल बन जाए। जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स हैं, बेसिकली जो पहले से ही ट्राइबल्स हैं, उनकी जो प्रोड्यूस हैं, चाहे वो उनकी सस्टेनेबल फार्मिंग हो गई, चाहे वो कोई भी इनिशिएटिव, जैसे मणिपुरी लोग क्या करते हैं टोकरी वगैरह बनाते हैं, तो वो भी ट्राइबल पीपल है। तो वो क्या है, उनके जो प्रोड्यूस है उनको ब्रांड ट्राइब के नाम से जो है बेचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उनको एम्पावर भी करेगी, उनको प्रमोट भी करेगी सस्टेनेबल वे में जो है अपने प्रोड्यूस को मार्केट में लेके आए। तो तीसरा इनिशिएटिव ये बताया है कि ट्राइबल पीपल को एम्पावर करने के लिए ब्रांड टाइप नाम का एक इनिशिएटिव लेके आना चाहिए, सिमिलरली जैसे जीआई टैगिंग होती है उसकी तरह, ठीक है। उसके बाद जो है उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको मार्केट एक्सेस करवाना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके, जैसे हमारा अमेजोन हो गया, ठीक है। हमारा अमेजोन हो गया ई कॉमर्स, आपको सामान चाहिए अमेजोन पे जाओ, जाके डायरेक्टली जो है जो बना रहा है उससे कांटेक्ट करके आप सामान ले लो। तो सिमिलरली अगर ब्रांड ट्राइब हो गया, इसके बाद इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा दिया गया, थोड़ी सी एजुकेशन दे दी गई कि ऐसे ऐसे करके आप रजिस्टर करवा सकते हैं, जैसे आप सेलर बन सकते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म हो जिसपे ब्रांड ट्राइब नाम से जो है उसकी ट्राइब बिके। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर से कनेक्ट हो जाएंगे, और कंज्यूमर से कनेक्ट होने के बाद उनको ये जो बीच के बिचौलिए होते हैं, ठीक है, मिडिल मैन होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी, डायरेक्टली बायर और जो प्रोड्यूसर है उनका कांटेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन बेसिकली यही बताया गया है ट्राइबल पीपल को एम्पावर करने के लिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करें, डायरेक्टली कंज्यूमर को जो ट्राइबल लोग हैं उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है। उसके बाद जो कम्युनिटी लीड पॉलिसी है वो यहाँ पे लाने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्राइबल पीपल है, अगर हम कोई इनिशिएटिव लेके आते हैं, ठीक है, स्पेशली ट्राइबल पीपल्स के लिए लेके आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका पार्टिसिपेशन वहां पे होना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है जिनसे उस पॉलिसी से अगर हमारे ट्राइबल पीपल इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज बताई गई है कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो हमारे जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है, जो सस्टेनेबल वे ऑफ मेथड से अपनी लाइफ को जीते हैं, लाइफ जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, वैसे वो जीते हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनके जो ऑर्गेनिक मेथड है, उनके जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, सस्टेनेबल फार्मिंग है, वो कहीं ना कहीं प्रमोट होगी और इंडिया की छवि जो है वो ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं उजागर होगी। तो यही सारी चीज यहाँ पे बता रखी है कि हमें ऐसे मेथड लाने चाहिए, ऐसे टेलर्ड मेड जो है मेथड लाने चाहिए जो ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर करें। तो यही आज के एडिटोरियल में बताया गया था बच्चों। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में ट्राइबल पीपल्स का, ट्राइबल जो लोग हैं, जनजातीय हैं, उनका क्या रोल होता है और उनको वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और कैसे कैसे उन चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये एडिटोरियल था, आई होप आपको समझ आ गया होगा और पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों आज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है आप उसमें इसको शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए, दूसरों की नॉलेज को रिव्यू कीजिए। तो यही चीज़ करते रहेंगे तो इसी से हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे उजागर होती रहेगी, धीरे धीरे हमारी जो नॉलेज है वो ब्रॉड होती रहेगी। जैसे नॉलेज ब्रॉड होती रहेगी, लिखना हम सीखते रहेंगे, तो पेपर 2 तो बहुत ईजी खेल है हमारे लिए, पेपर 2 में तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। अब ये जो डिस्कशन ग्रुप है यहाँ तक कैसे पहुंचना है, देखो जो यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसको खोलिए, सबसे पहला जो लिंक दे रखा है वो टेलीग्राम चैनल का ही है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हेमंत्रा CAPF के नाम से है, वहाँ पे आपको इसकी PDF में मिल जाएगी। इसकी PDF मैं 1-1.5 घंटे पहले ही शेयर कर लेता हूँ और PDF के साथ साथ वहीं पे ऊपर जाके कहीं देखेंगे ऑप्शन में, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, डिस्कशन ग्रुप का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, लिखना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटहुड। देखो ऐसा जो हिंदू के अंदर ऐसा आया नहीं था स्टेटहुड के ऊपर, लेकिन जो पूरा पेज है उसके ऊपर ही ये वाला हमें एक फोटो दे रखा था कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसका आज 39th स्टेटहुड डे है। आज के दिन ही हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 24th स्टेट बना था हमारा 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा सा भारत का मैप देख लेते हैं। देखो ये है 1956 का मैप,
जब भारत आज़ाद हुआ था और स्टेट रिकॉग्निशन वगैरह कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये देखो हमारा बॉम्बे कितना बड़ा है, ये महाराष्ट्र है आजकल, लेकिन हमारे बॉम्बे कितना बड़ा है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है ही नहीं हमारा, ये मध्य प्रदेश है, ये पता नहीं कौन सा स्टेट है जो बीच में है, शायद ये झारखंड, झारखंड तो बाद में आया था। ये हमारा बिहार हो गया कितना बड़ा, ये हमारा यूपी हो गया, ये हमारा राजस्थान हो गया, ये हमारा हरियाणा यहाँ पे है ही नहीं, ये पूरा हमारा पंजाब है, हिमाचल है ही नहीं यहाँ पे हमारा। तो देखो ये सारे हमारे कहीं कहाँ थे, ये स्टेट्स थे 1956 में। ठीक है, अब जो हमारा भारत है ये बना कैसे, जो आज का हमारा जो मैप है ये आया कैसे अस्तित्व में, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो ये स्टेटहुड हमारा ये हो गया, ये न्यूज़पेपर में आ रखा था, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है हमारे CAPF एग्जाम के सिलेबस में है ही, और इजीली हमें मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पे एकदम आपके लिए सेग्रीगेटेड नॉलेज है, ताकि जो आपकी नॉलेज है यहाँ पे पेपर 1 के अंदर भी बढ़े और काम आए आपके। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 1950, ठीक है, 1950 में बहुत ज़्यादा जो है डिमांड उठ रही थी। ठीक है, कि जो है तेलुगु जो स्पीकिंग जो लोग हैं वो अलग ही राज्य की डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए लिंग्विस्टिक बेस पे यहाँ पे है कि जो भाषा के आधार पर, रिलीजियस बेस पे नहीं है, लिंग्विस्टिक बेस पे, कि भाषा के आधार पे जो है हमारा अलग स्टेट होना चाहिए। और जो हमारे पोटी श्री राममंडूर जी हैं उन्होंने आमरण जो है अपवास करा था, और 56 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। और उसी का रिजल्ट निकला कि हमारा जो आंध्र प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश नहीं बोल रहा मैं, आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, जो हमारा आंध्र प्रदेश था वो हमारे भारत का ऐसा पहला स्टेट बना जिसको लिंग्विस्टिक बेस पे, मतलब भाषा के आधार पे बनाया गया था। मतलब सबसे पहला स्टेट कौन सा था हमारा सबसे पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश, जिसको भाषा के आधार पे बनाया गया था। फिर हमारा जो ये हमारा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन है, ये जो एक्ट आया था 1956 वाला, इसके द्वारा फिर बहुत सारे स्टेट अब धीरे धीरे आए थे। अब देखते हैं टाइम वाइज, देखते हैं क्रोनोलॉजिकली, देखते हैं कि 1956 के बाद कौन कौन से स्टेट बने थे। हमने देखा बॉम्बे था कितना बड़ा स्टेट, बॉम्बे से हमारा महाराष्ट्र आया, गुजरात आया। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, गुजरात बना, उसके बाद हमारा नागालैंड निकला असम से, उसके बाद हमारा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकला पंजाब से, उसके बाद हमारा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आया, फिर सिक्किम आया, फिर गोवा आया, फिर अरुणाचल प्रदेश आया, और उसके बाद फिर उत्तराखंड निकला, यूपी से उत्तराखंड निकला, बिहार से छत्तीसगढ़ निकला हमारा, मध्य प्रदेश से, और अभी जो लास्ट स्टेट बना है हमारा 29 जो राज्य है तेलंगाना, ठीक है, वो निकला कहाँ से, हमारा आंध्र प्रदेश से। तो ये हमारा क्या है, थोड़े स्टेट्स की कहानी है कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन सा निकला। अब आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा पहले था, कौन सा बाद में था, कौन सा कब बना, कौन सा किस ईयर में बना, ये चीज़ें याद रखने वाली है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप प्रैक्टिस करो। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा आपको, ऊपर मत जाना, सीधा इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन को पहले अपना आंसर देखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसके बाद देखना कि सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं CDRI। देखो न्यूज़पेपर के अंदर आया था, CDRI की फुल फॉर्म है हमारी कोलिजन फॉर द डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली डिजास्टर से निपटने के लिए हमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहिए, उसका एक कोलिजन है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल का है वैसे तो, और बनाया हमारे मोदी जी ने है, देखेंगे इसको अच्छे से। तो इसकी एक रिपोर्ट आई थी कि जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, जो हमारी तारे वारे होती है ना, बेसिकली डिजास्टर वगैरह आ जाता है, सबसे पहले तो तारे टूटती है, हमारा कनेक्शन टूटता है, और डिजास्टर से निपटने के लिए कनेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको हम देखेंगे, रिपोर्ट नहीं देखेंगे, बेसिकली CDRI को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस बॉडी के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो हमारा CDRI है, जो कॉलिजन है हमारा डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये 2019 के अंदर UN क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर इंडिया के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसमें UN एजेंसी भी है, ठीक है, इसमें बैंक्स वगैरह भी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी है, मतलब ओवरऑल सारे लोग हैं इसके अंदर। उसके बाद इसका काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलेंट बनाना डिजास्टर से, यही काम है इसका। तो जो फुल फॉर्म है वही हमें बता रही है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेंबर स्टेट इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे UN के मेंबर इसमें स्टेट है, 40 कंट्री जो है, वो 7 ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्रेटरीट कहाँ है इसका, हमारी नई दिल्ली के अंदर। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी नई दिल्ली के अंदर इसका सेक्रेटरीट है, तो बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है ये तो हमारे लिए। और ये रिपोर्ट कौन कौन सी निकालता है, देखो रिपोर्ट निकालता है ये एक जो फेमस रिपोर्ट है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट।
उसके बाद CDRI के कुछ इनिशिएटिव है, बस नाम याद रखना, इससे काम हो जाएगा हमारा। जैसे हमारा इरिस हो गया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। जैसे हमारा DRI हो गया, DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म। जैसे हमारा ICDRI हो गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारा IRAF हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो CDRI के, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। बस इनको याद रखना कि ये किसके हैं, CDRI के। ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे जब प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ग्लोबल लेवल के भी कुछ इनिशिएटिव है, जो हमने CDRI देख लिया। CDRI जो था ये भी ग्लोबल लेवल का इनिशिएटिव था, डिजास्टर से निपटने के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे इसका फोकस था। इसके बाद हमारा एक सेंडाई फ्रेमवर्क भी होता है, वो भी डिजास्टर का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने के लिए होता है। उसके बाद हमारा UN का भी है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो ये सारे हमारे इनिशिएटिव है। ये जो दो इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल के हैं, ये CDRI के नहीं है। CDRI भी अपने आप में ग्लोबल लेवल का है, तो ये भी वैसे ही है, लेकिन CDRI की ये इनिशिएटिव नहीं है। CDRI के ये वाले इनिशिएटिव है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, देखना कौन सा किसका इनिशिएटिव है, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आराम से बैठ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर आ रखा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। थर्ड है हमारा पोस्को, फोर्थ है वैसे तो। पोस्को हमारा है पोक्सो कहते हैं, लेकिन मैं पोस्को कहता हूं, पता नहीं क्यों। लेकिन पोक्सो हमारा जो एक्ट है, अभी बेसिकली जो हाई कोर्ट है उसने पोक्सो में होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, जो चाइल्ड की डेफिनेशन वो क्या कि 18 साल से जो कम है वो चाइल्ड है। अब जो 18 साल से जो कम है वो अपनी कंसेंट जो है खुद नहीं ले सकता, उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। कि लेट से कि अगर जो को केस आया उसका मैं बताता हूँ कि लेट से कि एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। जो फीमेल है वो मान लीजिए 17 साल की एक फीमेल है, और जो मेल है वो 20 साल का मेल है। इन दोनों के बीच में जो है कनेक्शन आया, लव हुआ। लव के बाद इनका जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। तो इसके अंदर अगर फीमेल के फादर अगर पुलिस के पास जाते हैं तो जो मेल है, क्योंकि एडल्ट हो चुका है, तो अंडर द पॉक्सो एक्ट इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि भले ही फीमेल की कंसेंट से जो है ये सारी चीजें हुई हो, लेकिन इसकी कंसेंट मान्य नहीं है क्योंकि ये चाइल्ड है, ठीक है। ये सारा चीज है पॉक्सो एक्ट का। तो यही सारा केस आया था हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और जो हमारा कोर्ट है उसने कुछ ऐसा जो है वो बताया कि जो एडोलेसेंट है, बेसिकली एडोलेसेंट एज है, कि उनके लव को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारा कुछ वो चल रहा है। अभी ऐसा कुछ जो डिसीजन आया नहीं है कि इसको अमेंड कर दिया जाए या ये कर दिया जाए। ये सारी चीज जो चल रही है, बस इतना बोला है कि इसकी जो एडोलेसेंट्स हैं जो पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं, कवर होते हैं, चिल्ड्रन है जो है एक तरह से एडोलेसेंट, ये वो उनके लव को भी जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, यंग एज लव को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पॉक्सो एक्ट जब न्यूज में आया तो उसके बारे में पढ़ना बनता ही है कि वहां से क्वेश्चन आ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो बुक्स वगैरह कवर नहीं कर पाती, वो जो न्यूज हमारे आ जाती है पेपर के अंदर वो बहुत दुखी करती है। उसी को हम यहाँ पे हमारे डेली डिस्पैच में कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो पॉक्सो एक्ट है वो आया कब था। आया था ये 2012 के अंदर। इसमें चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन है वो बता रखी है, 18 साल से जो कम है वो सारे बच्चे हैं, उनके साथ सेक्सुअल अबूज, हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो पॉक्सो एक्ट के अंदर उनको डील किया जाता है। इंडिया ने क्यों बनाया ये पॉक्सो एक्ट? क्योंकि हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है, तो हमने रेटिफाई करा है UN की कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1992 को, ठीक है। इसलिए हमारा ये पॉक्सो एक्ट आया है, ठीक है। अब पॉक्सो एक्ट के अंदर है क्या वो तो मैंने देख लिया, कंसेंट वाला मैंने आपको बता ही दिया कि जो चाइल्ड है उसकी कंसेंट कोई मैटर ही नहीं करती। यहाँ पे ये बताया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे जब कोई गुनाह हो जाता है, ठीक है, जब कोई क्राइम वगैरह हो जाता है, तो हमारा जो नेचुरल जस्टिस है वो क्या कहता है, वो नेचुरल जस्टिस कहता है कि जब तक आप गुनहगार साबित नहीं हो गए, जब तक आपका गुनाह जो है वो साबित नहीं हो गया, तब तक आप क्या है, बेकसूर है। लेकिन हमारा जो पॉक्सो एक्ट है वो एकदम उल्टा है कि आपको पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप बेगुनाह हो। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो तब तक आपको गुनहगार माना जाएगा। यही यहाँ पे बताया गया बर्डन ऑफ प्रूफ में। जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल है का क्या मतलब है कि लेट से अगर जो फीमेल है वो 19 साल की है और जो मेल है, जेंडर न्यूट्रल का क्या मतलब होता है मैं बताता हूं कि मेल और फीमेल दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन कैसे? फीमेल का तो देख लिया, मेल में लेट से कि मेल है, एक मेल है जिसकी एज है हमारी 17 साल, ठीक है, बच्चा है अभी ये पॉक्सो के अकॉर्डिंग।
एक फीमेल है जिसकी एज है 20 साल, ठीक है। अगर इन दोनों ने सेक्सुअल कंसेंट बनाया, मतलब आपस की कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशन बनाया, सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, तो यहाँ पे जो मेल है अगर इसके पापा जाके कंप्लेंट कर देते हैं तो जो फीमेल है उसके अगेंस्ट में जो पॉक्सो है उसके तहत कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, ये यहाँ पे बोलने वाली बात है, आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज और है कि इसमें रिपोर्टिंग जो है मैंडेटोरी है। मतलब क्या चीज है कि लेट्स से आपके स्कूल के अंदर आप देखते हैं कि एक टीचर है, ठीक है, ये दूसरा टीचर है, ठीक है, तो यहाँ पे खूब सारे बच्चे हैं। अब ये टीचर देखता है कि ये जो टीचर है, ये दूसरा जो टीचर है, ये टीचर के नाम पे क्या है, धब्बा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक बच्ची को हरास कर रहा है, ठीक है। बहुत बार होता है ऐसे, हमने देखा है, न्यूज़पेपर के अंदर भी आता है, किसी को हरास कर रहा है। अब ये देखता है वहां पे कि यार ये जो टीचर है गलत कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं करता, तो ये भी पनिशेबली ऑफेंस है। ये भी जो चीज है ये पनिशेबली ऑफेंस है। यही पॉक्सो एक्ट के अंदर बताया गया कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, अगर आप देखते हैं तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो आपको भी अरेस्ट किया जाएगा, लीगली ऑब्लिगेटेड है। उसके बाद एक चीज और देख लो कि अंडर ये जो पॉक्सो रूल है इसके अंदर एक चीज और बोल रखी है, जो हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो रिकमेंड कर सकती है इमीडिएट जो है रिलीफ चाइल्ड को अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये चीज और है बस, और तो बाकी सारी चीज हमने समझ ही ली। तो यही था हमारे इसमें। तो बच्चों आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देखो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद अच्छा बस इतना ही है, चलो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर समझ आए हो मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।